नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी डिस्कशन गोपाल जी के साथ में रहने वाली है उन लोगों के लिए जिनको प्रॉपर्टी तो खरीदनी है लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं जिनको चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गोपाल जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहने वाला है कि बयाना हमने दे दिया लेकिन अब उसको रिवर्स करना चाहते हैं, हम लोग नहीं करना चाहते डील आगे बयाना देने के बाद, तो बयाना रिवर्स करने का कोई तरीका है क्या? अगर कभी ऐसा हुआ है जहां पर आपने एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की जिसका एडवांस 10% 10 लाख रुपए आ गया और उसके बीच में एग्रीमेंट टू सेल बन गया है और एग्रीमेंट टू सेल की जो पेमेंट की डेट है जिस दिन आपने फाइनल पेमेंट देना था उससे पहले किसी वजह से दोनों के बीच ये तय हुआ कि हम डील को नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पैसा अपना वाइट में दिया हुआ है तो वही पैसा सेलर के अकाउंट से जिस पर्सन ने दिया था उस पर्सन के अकाउंट में वो पैसा आना चाहिए और एक रसीद साइन होनी चाहिए कि ठीक है ये पैसा वापस आ गया है। और साथ साथ टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये जो वर्ड है आप ध्यान जरूर दीजिएगा। कभी भी आप ऐसे कोई डील करते हैं, ये मैं खासकर बायर के लिए नहीं सेलर की सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, टर्मिनेशन ऑफ ATS, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल आप जरूर बनवाएं और उस बायर से साइन कराएं कि ठीक है जो भी हमारी डील हुई थी वो डील का ही एग्रीमेंट टू सेल हमने बनाया था, ये एग्रीमेंट टू सेल टर्मिनेट हो गया है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप किसी भी डॉक्यूमेंट राइटर से एक NOC तैयार करवाएं और वो NOC जरूर उस बायर से साइन कराएं जिसके अंदर जिस पर्सन ने आपको बयाना दिया था, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आप डील बेचते हैं तो आपके पास उस ATS का टर्मिनेशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस बायर की तरफ से होगा। फ्यूचर में कभी भी उस प्रॉपर्टी को बेचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्कल रेट से कितना अमाउंट ऊपर जो है वो जायज़ रहता है? तो अगर सर्कल रेट से ऊपर कोई भी डील हो रही है तो आप उस डील को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्कल रेट से नीचे की डील हो रही है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी सर्कल रेट पे ही पे करनी पड़ेगी। तो सर्कल रेट से ऊपर कहीं कोई प्रॉब्लम कभी भी डील करने में नहीं आती। गोपाल जी, सर्कल रेट क्या होता है और सर्कल रेट कैसे पता चलता है? दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं, एग्रीकल्चरल भी है, इंडस्ट्रियल भी है। ऐसा ही नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, फरीदाबाद में, सोनीपत, कुंडली, पलवल, होडल, हर जगह का सरकार का अपना एक सर्कल रेट सेट होता है। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो प्लॉट्स के लिए एक सर्कल रेट सेट होता है कि अथॉरिटी ने अपना एक प्राइस किया होता है कि इस प्राइस से कम की स्टैम्प ड्यूटी हम लोग नहीं लेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऐसे ही अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो पर स्क्वायर फीट का रेट सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। एक अगर आप कभी भी अथॉरिटी में जाते हैं तो एक लिस्ट होती है जिस लिस्ट के अंदर हर इलाके का अलग अलग, अगर हम फ्लैट्स की बात करें, अपार्टमेंट की बात करें तो पर स्क्वायर फीट सर्कल रेट कम से कम उन्होंने लिखा होता है। ऐसे ही पर स्क्वायर यार्ड का अलग अलग इलाके के हिसाब से सर्कल रेट फिक्स होता है। हम पेपर्स को प्रॉपर्टी के कैसे चेक करें कि वो ऑथेंटिक हैं? अक्सर लोग गलती करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। मैं लोगों से कहना चाहूँगा अगर आपको बुखार हुआ है तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हुई है घर के काम की, जिस काम के साथ कोई आदमी जुड़ा हुआ है आप उससे ही ठीक कराएंगे। कारपेंटर का काम कारपेंटर से कराएंगे। ऐसे ही जब पेपर्स को चेक कराने की बात होती है तो रियल एस्टेट एजेंट कंसल्टेंट क्या करता है, आपको एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ मुलाकात करा देता है, नेगोशिएट कराता है, आपका एग्रीमेंट टू सेल बनवाता है, आपका एडवांस कराता है, रजिस्ट्री करवाता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाला काम है वो जरूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपके लिए करता है। लेकिन साथ साथ मैं जरूर कहूँगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो 10 लाख की है चाहे वो 10 करोड़ की है, आप उसकी ड्यू डिलिजेंस जरूर कराएं। आप उस प्रॉपर्टी की LSR जरूर बनवाएं, लीगल सर्च रिपोर्ट। जब आप इतने पैसा खर्च रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च रहे हैं, तो 10-15 हज़ार रुपये की लीगल सर्च रिपोर्ट किसी भी अच्छे एडवोकेट से उस प्रॉपर्टी की चेन की बनवाएं कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल कहाँ से शुरू हुआ, क्या प्रॉपर्टी पहले किसानों के पास थी या प्रॉपर्टी किसी बिल्डर के पास थी, किन किन लोगों ने उसको परचेज किया, बीच में कौन कौन सी रजिस्ट्री की चेन आई। उसकी कंप्लीट लीगल सर्च रिपोर्ट आपको एक अच्छा एडवोकेट बना के देगा जिसके अंदर वो प्रमाणित करेगा कि इसके अंदर कहाँ से काम शुरू हुआ और कहाँ पर आज ख़त्म हुआ, किसके नाम पे लास्ट रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद ही आप आगे बढ़े। लाखों करोड़ों रुपया खर्चना, ब्रोकर को कमीशन भी आप दे रहे हैं,
10-15 हज़ार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर्टी की लीगल सर्च रिपोर्ट एडवांस से पहले ज़रूर बनवाएं। अगला प्रश्न मेरा ये होगा गोपाल जी कि सब डिवाइडेड प्रॉपर्टी क्या होती है और क्या वो लेनी सेफ है कि नहीं? अब सब डिवीज़न रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में भी होता है, सब डिवीज़न कमर्शियल में भी होता है और इंडस्ट्रियल में तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो सब डिवीज़न हुआ पड़ा है और सब डिवीज़न के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी की आईडी अगर पहले से ही जनरेट है, जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं, जब सब डिवीज़न होने के बाद आपके पास आई है, अगर उसकी आईडी जनरेट हुई है तो उसको लेना 100% सेफ़ है। जब तक आईडी जनरेट ना हो तब तक मैं कहूँगा कि उस प्रॉपर्टी में अपना पैसा ना लगाएं। एक बार आप हमारे को विस्तार से रेरा के बारे में समझा दीजिए। रेरा एक ऐसा सरकारी मैं कहूँगा कमेटी है, बॉडी है, डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट जैसे पहले हुआ करता था कि ये डिपार्टमेंट नहीं था और कोई भी बिल्डर अपना काम शुरू करता था, प्री लॉन्च करता था, फ्रिज बुकिंग्स करता था, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो उस डेवलपर के ऊपर बैठी हो कि जो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। लेकिन जब से सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी का मैं कहूँगा कि एक गठन किया है, उसके बाद कोई भी बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को लैंड परचेज करने के बाद, कन्वर्ट कराने के बाद, जब तक अपना रेरा नंबर नहीं लेता तब तक मार्केट में सेल नहीं कर सकता। तो आप अगर कोई भी ओरिजिनल बुकिंग कर रहे हैं, फ्रेश बुकिंग कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं इंडिया में, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप लाइसेंस के साथ साथ, कन्वर्जन के साथ साथ उसका रेरा नंबर चेक करें। और आप ये रेरा नंबर आजकल रेरा की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही प्रॉपर्टी परचेज करें। गोपाल जी, प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का सही दाम हम कैसे पता लगा सकते हैं? इस बात को जानने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं फरीदाबाद की बात ही कर लेता हूँ, फरीदाबाद में सेक्टर 15 की बात कर लेता हूँ, और आप कोठी बेचना चाहते हैं और सेक्टर 15 में 500 गज की प्रॉपर्टी की कीमत एक्यूरेट क्या है जो आप बेचना चाहते हैं, उसका आसान तरीका है आप बायर बन जाएं। अगर आप बेचना चाहते हैं, बायर बन जाएं। ध्यान से समझना, जब बायर आप बनेंगे तो मार्केट में जाएंगे कि आपको सेक्टर 15 के सेम इलाके के अंदर आपको कोठी चाहिए, और जितने भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं या अभी जो भी आपके डायरेक्ट जानकार लोग हैं वो उसका प्राइस कोट करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइस जो आपको मिल रहा था आप ही की कोठी का, और जब आप खरीदने जा रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर वो डिफरेंस बहुत बड़ा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैनिपुलेशन है। अगर डिफरेंस छोटा मोटा है, इतना तो मार्केट के अंदर डिफरेंस 5-7% का रहता ही है, तो इस बात को आप जान सकते हो। और सेम अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, आप मार्केट में उस इलाके की प्रॉपर्टी बेचने चले जाएं कि मेरे पास इस एरिया में प्रॉपर्टी है, उसके आसपास के कंसल्टेंट आपको सही प्राइस दे देंगे, जिससे बात जस्टिफाइड हो जाएगी कि जो प्रॉपर्टी का प्राइस आपको मिल रहा था या जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे उस प्राइस को मैच करने में डिफरेंस या गैप कितना बड़ा आ रहा है। ये बहुत आसान तरीका है अपनी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू को जानने का। तो दर्शकों, आज हमने जाना गोपाल जी से विस्तार के अंदर कि प्रॉपर्टी को अगर ख़रीदना हो किन तरह के डॉक्यूमेंट्स को हमें चेक करना चाहिए। आई एम श्योर ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिएगा, और जाने से पहले अपने कमेंट्स यदि छोड़ जाएंगे तो वील बी एबल टू मेक अ गुड वीडियो द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।